सभी को और और 40 हो गई क्या? अच्छा 5 मिनट ज्यादा हो गया। मतलब कितने पे क्लास होती स्टार्ट? 15 पर। सिट डाउन प्लीज, बैठ। 15 पर। हाँ यार, मैं बहुत दिनों में आया हूँ 4th क्लास में। अब अपनी कोई दिक्कत नहीं, कौन है जितना हम पढ़ाएंगे उतना पा रहे हैं। चाय मंगवा लीजिए। सुबह चाय, दोपहर चाय, चाय चाय पीते होगा तुम। खाना खाओ अब तो। हाँ जी। हमने अभी तक जो पढ़ी है स्टेशन को थ्योरेटिकली पढ़ा है। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है, डायग्रामेटिक इसको हमने देखा, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमने वो सीखी है। अब देखो आगे चलाते हैं इस केस को। हम यहाँ पर इस व्यू को मैथ्स में पढ़ते हैं। आज हम इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, कि इस व्यू को मैथ में कैसे लिखते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको देखते हैं कि मैथ्स में कैसे होती है। तो हम देखो बायो के स्टूडेंट हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स, तो थोड़ा सा हिम्मत रखना। और वैसे भी मैं हूं, चिंता मत करना। लेकिन फिर भी मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और आप बायो के स्टूडेंट, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा पॉजिटिविटी रखेगा, ठीक है ना। और वैसे तो बाकी तो मैं हूं, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है साहब, बात सुनना ध्यान से। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक साइनोसोइडल वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, इंसिडेंट वेव है, मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी है। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस x। ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, y और x है ना बेटा, y और x है, इसका ट्रांसवर्स का नेचर है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, साइनोसॉइडल वेव है, साइन चेप का वेव है, और मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। और ये कौन सा वेव है? इंसिडेंट वेव। ट्रेवल करता हुआ रेजिडेंट पर इंसिडेंट होता है। कौन से पर? रेजिडेंट पर। और एक और एंड कौन सा था? उस पर भी इंसिडेंट होता है। दोनों की बात एक साथ कर लेता हूं। फ्री एंड है ना, यहां पर थोड़ा सा उसको ऊपर बनाएगा ताकि जगह की प्रॉब्लम नहीं है। ये है रेजिडेंट। अब सब लोग बताइए, अगर वेव रेजिडेंट पर इंसिडेंट होती है तो यहां से इस वेव का रिफ्लेक्शन होगा, और वेव का कैसा है? ट्रांसवर्स है, तो बताओ रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन क्या होगी? y रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, और ये होगा प्लस के एक्स। यहां दो चेंज होंगे ना, डायरेक्शन भी रिवर्स होगी, फेज भी रिवर्स होगा। और अगर यहां पर देखें तो ये फ्री एंड है, बताओ यहां पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा? बोले सर यहां पर होगा ए, और यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। यहाँ केवल एक ही चेंज होगा, डायरेक्शन है ना, यहाँ पर चेंज डायरेक्शन भी होगा, फेज भी रिवर्स। अब ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव है, दोनों एक सेम टाइप की वेव है, प्रोग्रेसिव अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन प्रोपेगेट हो रही है। अगर दोनों वेव एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है, अगर दोनों का सुपरपोजिशन हो जाए तो क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए? स्टेशनरी वेव। ये तो पढ़ा था हमने कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज होती है, बाउंडेड मीडियम तो बनती है स्टेशनरी। तो हम उसी चीज को मैथ में लिखते हैं कि ये मेरे पास एक इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव है, दोनों का सुपरपोजिशन होगा और बनेगा स्टेशनरी वेव। अब अगर सुपरपोजिशन होगा और स्टेशनरी बनेगा तो उसको मैथ में कैसे लिखेंगे? बोले y वेक्टर इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। y1 वेक्टर कौन है? इंसिडेंट वेव। y2 वेक्टर कौन है? रिफ्लेक्टिव। इन दोनों का वेक्टर सम होगा तो क्या बनेगा? स्टेशनरी वेव। उसको बोलते हैं एसडब्ल्यू वेव। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। थ्योरी में बोलते हैं सुपरपोजिशन होता है तो। अब उसी चीज को मैथ में कैसे लिखेंगे? बोले यार मैथ में अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर इक्वल्स टू y रिजल्ट। मतलब इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना होगा, और वेक्टर सम जब करेंगे तो यहां पर जो रिजल्ट जो बनेगा उसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट। ये तो बोलना पड़ेगा इसको। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशनरी। अब इन दोनों का वेक्टर सम करते हैं। देखो वेक्टर सम कैसे करते हैं? बोले इन दोनों को विद साइन ऐड करेंगे। विद साइन ऐड कर रहे हैं मतलब वेक्टर सम कैसे? बोले इंसिडेंट वेव की इक्वेशन वो है, यहां पर मैंने लिखा ए, और ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये है रिफ्लेक्टिंग वेव माइनस, तो माइनस यहां पर लिखेंगे साइन, और ये होगा ओमेगा टी प्लस यहां पर के एक्स, और ए दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया। ये मेरे पास कौन है? इंसिडेंट वेव। बोलू ना यार। और ये मेरे पास कौन है? रिफ्लेक्टिंग वेव। ये विद माइनस है तो माइनस ले जाएगा, तो विद साइन में इनको ऐड करता हूं, इसका मतलब यहां पर वेक्टर सम कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट स्टेशन। ओके, अब इनको ऐड करते हैं। अब बताओ ये कौन है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये बोले साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी, और माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। सही लिखा मैंने? साइन है कॉस बी, कॉस से साइन बी, ऐसा यहां पर।
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। अब इसको ओपन करो, ये कौन है, साइन ए प्लस बी का होगा, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन आगे माइनस है, इसलिए दोनों माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन यहाँ पर ओमेगा टी कॉस के एक्स, और ये माइनस होगा कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। समझ में आया आपको? इसको ओपन किया, दो टर्म आएगा दिस एंड दिस, और इसको भी ओपन किया, दो टर्म आएगा दिस एंड दिस, चार होगी, चार में से दो टर्म कैंसिल हो रही है, कौन कौन कैंसिल हो रही, साइन ओमेगा डी कॉस के एक्स माइनस साइन ओमेगा डी कॉस के, दोनों कैंसिल हो रही है, प्लस के माइनस, दो टर्म बच जाएंगी, दोनों माइनस की होगी, तो ऐड हो जाएगी, कितना आएगा ये 2, और आगे a विद माइनस साइन, इसको लिखना पड़ेगा -2 यहाँ पर a, और ये आएगा cos ओमेगा टी sin kx, सही ना? तो हम इसको चाहें तो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं 2a sin kx cos ओमेगा टी। अबे a इंटू बी को b इंटू a बोल सकते हैं, यहाँ पर a इंटू बी को b इंटू a बोल सकते हैं ना, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसको ऐसा लिखा। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव थी, ये मेरे पास रेफरेंट वेव थी, दोनों को मैंने ऐड किया, वेक्टर सम किया, तो मेरे पास ये बना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, इसको मैं बोलूंगा स्टेशनरी इक्वेशन। आज देख लिया आप, ये ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दिख जाए जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, और इस प्रकार से प्रेजेंट हो कि टाइम पर डिपेंड करता हो सेपरेटली, और एक पोजीशन पर डिपेंड करता हो सेपरेटली, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी इक्वेशन। पहचानने का तरीका हो गया, आज के बाद ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम पर डिपेंड करता हो सेपरेटली, और एक पोजीशन पर डिपेंड करता है सेपरेटली, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी इक्वेशन। लेकिन अगर ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, और टाइम और एक्स पर एक साथ डिपेंड करे, एक साथ इस प्रकार से डिपेंड करे कि इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है, तो हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव की इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? और ये प्लस माइनस का साइन क्या दिखाता है? वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाता है। माइनस का मतलब प्लस में जाना, प्लस का मतलब माइनस में। बच्चों यहां भी अगर देखें तो यहां भी ओमेगा टी एक्स होता है, लेकिन ये ऐसी दो टर्म होती है जो अलग अलग होती है, इन दोनों के बीच में कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। अरे जब प्लस माइनस नहीं होता, इसका मतलब इस वेव का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये वेव प्रोपेगेट नहीं करती मीडियम में, इसका कोई डायरेक्शन प्रोपेगेशन नहीं है, ये वेव नॉन ट्रैवलिंग वेव कहलाता है, स्टेशनरी वेव कहलाता है। मतलब ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, एक टाइम पर डिपेंड करता हो, एक पोजीशन पर डिपेंड करता हो सेपरेटली, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी इक्वेशन। एक पहचानने का तरीका हो। अब कहने को हम ये भी कहते हैं कि स्टेशनरी इक्वेशन है, पर कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव के अंडर में जो पार्टिकल एसएचएम करता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाता है। बताइए स्टेशनरी वेव के अंडर में मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? एसएचएम। कहा था ना मैंने, अंडर स्टेशनरी वेव मीडियम के सभी पार्टिकल एसएचएम करते हैं। इस प्रकार से करते हैं कि सभी का टाइम पीरियड, सभी का फ्रीक्वेंसी, पर सभी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, वहां पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है। बताया था। अरे बताओ स्टेशन किससे मिलकर बनी? पार्टिकल से। उसके बीच में अंडर में क्या करते हैं? मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये कहने को स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, पर कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव के अंदर में जो पार्टिकल एसएचएम करता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। देखो मैं बताता हूं कैसे है। आपको तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है कोस ओमेगा टी। अरे आ रहा है ना, ये कोस ओमेगा टी हमें बताना चाहता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्या लिखते हैं एसएचएम की इक्वेशन? y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t a sin ओमेगा t। नहीं लिखते sin ओमेगा t cos ओमेगा t, जो वर्ड है बेसिकली वो बताता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। बोलो ना यार। और टाइम के टर्म को अलग कर दो, तो बाकी जो बचता है वो सब इसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। टाइम की टर्म यहां पर एसएचएम को डिफाइन करती है, पर उसको अलग कर दो तो बाकी जो बचता है वो सब उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ध्यान से देखो, किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स चेंज करते हैं वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। ये तो मैंने कहा कौन सी वेव थी, कौन सी रेजोनेंस रिफ्लेक्शन हुआ। ऐसे फ्री से भी बात कर सकते हैं। ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्री एंड से। बताओ इन दोनों का क्या होगा? सुपरपोजिशन। तो क्या बनेगा? स्टेशनरी वेव। लिख दूं मैं डायरेक्ट? तो देखो यहां पर लिखेंगे स्टेशनरी वेव इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। मतलब ये ए कॉमन था तो मैं यहां पर लिखूंगा ए, और ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही लिखा ना? अरे ये कौन है? इंसिडेंट वेव। और ये कौन है? रिफ्लेक्टिंग वेव। प्लस दोनों में एक कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या बनना चाहिए? स्टेशनरी वेव। बोलो ना यार। अब आप बताओ इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आना चाहिए? अब देखो ये ओपन करेंगे तो दो टर्म आएगी,
साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। कितने टर्म हुई? 4 में से 2 कैंसिल हो गई, 2 बचेंगे। आपको तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, ये लिख रखी मैंने, आप भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं। तो यहां जो स्टेशनों की इक्वेशन बनेगी वो ये होगी 2a cos kx sin ओमेगा टी। ध्यान से देखो, इसमें भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है और एक टाइम पर डिपेंड करता है सेपरेटली और एक पोजीशन पर डिपेंड करता है सेपरेटली। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्टेशनरी की इक्वेशन है। टाइम के टर्म को क्या बोलते हैं, ये क्या बताना चाहता है? और इसको अलग कर दो तो जो बाकी बचता है वो सब इसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। बताओ ये किसका फंक्शन है? पोजीशन का फंक्शन है। मतलब जैसे से एक्सचेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होता है? बदलता रहता है। ये तो मैंने कहा ब्लैक पेन से फिनोमेना होगा। अब बात करते हैं ब्लू पेन वाली। भाई मैंने कहा यहां पर हम जो वेव में पढ़ते हैं ना, प्रोग्रेसिव पढ़ते हैं, वो 2 तरह से पढ़ते हैं, तो साइन शेप का पढ़ते हैं, कोस शेप का पढ़ते हैं। आप बताओ हम जो इस पूरे चैप्टर में प्रोग्रेसिव पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव। और सिंपल हार्मोनिक वेव 2 तरह से होती है, तो साइन फंक्शन में होती है, वो कोस फंक्शन, तीसरा कोई फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने ये जो मैथ आपको पढ़ाई है साइन फंक्शन की पढ़ाई, कि मेरा साइनोसॉइडल वेव है a sin ओमेगा t - 6, तो मैथ ऐसी होती। बोलो, पर अगर ये वेव कोस की होती तो मैथ में थोड़ा चेंज आ जाता। प्रोसेस तो ये होगा, हमने बोला मेरा वेव मान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा है, पाई इंजीनियर वेव इक्वल्स टू a cos ओमेगा t - 6। ये साइन का फंक्शन नहीं है, किसका है? कॉस का है। तो आपको पता, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। वो साइन था, ये भी साइन होता, वो भी साइन था तो वो भी साइन। अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कहां चेंज होता है? डायरेक्शन में और फेज में, फंक्शन कभी चेंज। तो हमने बोला साइन था तो साइन का केस हमने पढ़ लिया। हम बात कर रहे कोस का, अगर ये कोस की होती तो यहां भी क्या आता? कोस होता, बाकी सब सेम। अरे यार, और अगर यहां पर कॉस हो यहां भी क्या? कॉस होता। होता कि नहीं होता? ये तो करते आप, कोस तो हम ऐसे ही करते हैं। अब आप बताओ, ये कॉस कोस है तो यहां भी 8 होता, तो कॉस कोस आता नहीं आता। अभी इन्हीं को तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, और यहां अगर कॉस को तो यहां भी क्या आता? यहां भी क्या आता? कॉस होता। अरे आता कि नहीं आता? अब आता। तो देखो बात सुन, अब ये क्या बन गया? cos a - b का फॉर्म पढ़ते हैं आप लोग। cos a cos b प्लस साइन साइन, माइनस होता तो प्लस आता है, और प्लस होता तो cos a cos b प्लस साइन है साइन b माइनस cos a cos b प्लस साइन है साइन b। यहां माइनस आएगा लेकिन आगे माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आएगा ना यार। सुनो भाई, ये दोनों प्लस की होगी, ये तो कंफर्म है। ये दोनों माइनस की होगी, माइनस आएगा ना बीच में, लेकिन आगे माइनस तो बीच में माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब सुनना, cos a cos b प्लस साइन है साइन b माइनस cos a cos b प्लस साइन है साइन b। बताओ cos cos कैंसिल हो जाएगा। cos a cos b प्लस साइन है साइन b माइनस cos a cos b प्लस साइन है साइन b। कौन मरा? cos cos वाला शब्द मर गया, कर गया ना। अरे 4 टर्म यहां भी होगी, 4 में से 2 कैंसिल होगी, cos cos कैंसिल होगा, क्या बचेगा? साइन साइन। जो बचेगा लिख दूंगा मैं, और यहां पर जब बचेगा और रेशियो की इक्वेशन आएगी तो ब्लू कलर से लिख रहा हूं। आपको अपने नोट्स में नीचे लिखना है उसको, एक साथ लिख रहे हैं मैथ्स। आपको भी ऐसे लिखना अपने नोट्स में, साइन की जगह काट के कोस भी लिखना है। किसान ऐसा समझाया था, ठीक है। अब बताओ ये जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? बाय स्टेशन इक्वल्स टू, बोलो, 2a sin kx sin ओमेगा t होगा। दोनों टर्म प्लस की होगी इसलिए प्लस आएगा, और sin kx sin ओमेगा t आएगा। कौन मरा? कोस कोस मर गया, तो कौन बचा? sin sin बचा। ध्यान से देखो, यहां भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। अरे है, एक टाइम पर डिपेंड करता है और एक सेपरेटली पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशनरी की इक्वेशन। बताओ टाइम वाला टर्म क्या बताएगा? और उसको अलग कर दो तो बाकी सब कौन है? एम्पलीट्यूड है। यहां भी ऐसा कर सकते। अब बताना, सुनना, cos है cos b प्लस साइन है साइन b प्लस cos है cos b माइनस साइन है साइन b। कौन मरा? कौन मरा? साइन साइन मर गया, तो कौन बचा? cos cos। लिख दो, तो लिखेंगे तो यहां बनेंगे स्टेशनरी क्या आएगा? 2a, बोलो, cos kx cos, बोलो ना यार।
कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन प्लस कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन। तो साइन साइन मर गया, कॉस कॉस बच गया, लिख दिया। यहां भी ध्यान से देखो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, एक टाइम पे डिपेंड करता है, एक पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशन। तो ये तो हुई मैथ। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। मैंने कहा हम इस पूरे चैप्टर में जो व्यू पढ़ते हैं वो कौन सी व्यू पढ़ते हैं? सिंपल हार्मोनी व्यू पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव कौन सी व्यू पढ़ते हैं? सिंपल हार्मोनी। वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो वो साइन में या वो कॉस में। और अगर वो साइन कॉस दो में हो सकता है तो मेरी स्टेशनरी व्यू की इक्वेशन भी चार तरह से हो सकती है। फंक्शन के बेस पे अगर मैं बात करूं तो मेरी स्टेशनरी व्यू के चार फॉर्म हो सकते हैं। वो साइन कोस के फॉर्म में हो सकती है, वो कोस साइन के फॉर्म में हो सकती है, या वो साइन साइन के फॉर्म में हो सकती है, या वो कोस कोस के फॉर्म में हो सकती है। पांच वाइज का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। फंक्शन के बेस पे अगर डिस्कशन करें तो चार तरह से हो सकता है, साइन कोस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस। पांच वाइज का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, मजा आएगा। रिजल्ट्स, मेरा ये कहना है, मोटा मोटा बात करते हैं कि फंक्शन के बेस पर अगर डिस्कशन करें तो मेरी स्टेशनरी व्यू की इक्वेशन चार तरह से हो सकती है। बोले कैसे? बोले सर एक तो होगा 2a sin kx cos ओमेगा। एक यहां पर हो सकता है 2a cos kx sin ओमेगा। बोलो ना यार। एक ये हो सकता है 2a cos sin kx sin ओमेगा t हो सकता है, और एक हो सकता है 2a cos kx cos ओमेगा t हो सकता है। पांच पास का कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा फंक्शन के बेस पे बात करें। अब यहां पे एक बार दो ध्यान रखना है, एकदम यहां पर टाइम की होती ना, ये टाइम की को अलग कर दो, बाकी जो बचता वो सब, बाकी जो बचता वो सब, बाकी जो बचता वो सब क्या होता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इसको देखकर मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुनो, अगर मेरी स्टेशनरी की इक्वेशन में साइन कोस साइन दोनों ही टर्म प्रेजेंट होती है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ऐसी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है जो साइन टाइप की प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना है। साइन टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी मैथ बोल रही है। अबे देखो ना यार, साइन का फंक्शन अगर ओपन करोगे तो साइन है कॉस बी कॉस है, साइन बी साइन है, कॉस बी कॉस है, साला मिक्स फॉर्म में आ रहा। तो साइन कोस कोस साइन दोनों टर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा? साइन टाइप की। लेकिन अगर साइन साइन कोस कोस एक जैसे वर्ड है तो कोस टाइप की वेव से मिलकर बना होगा। अरे बोलो यार, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी मैथ बोल रही है। कोस का फंक्शन ओपन करो तो कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन। अरे कोस कोस मर जाता है तो साइन साइन बचता है, साइन साइन मर जाता है तो कोस कोस बचता है। अब आपको सब बातें क्यों बताई जा रही? बोले ये बातें इसलिए बताई जा रही कि एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने तो यहां सिस्टमेटिक काम किया। मैंने क्या किया? रुको तो तुम क्या कर रहे हो? अब लिखो मत, सुनो मेरी बातें। हाँ, तुम लिखो मत, अभी टाइम दूंगा ना आपको। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन। हमने तो क्या करा? सिस्टमेटिक काम किया। ये किया इंसिडेंट व्यू, फिर रिफ्लेक्टिंग एंड लिया, रिफ्लेक्टिंग व्यू बनाई, दोनों को सुपरपोजिशन करा दिया, स्टेशन बना दिया। ये तो किया। वहां एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उल्टा पूछता, वो बोलेगा कि ये एक स्टेशन की इक्वेशन है। वो यहां से स्टार्ट करता है क्वेश्चन कि ये एक, तो जिन जिन प्रोग्रेसिव से ये वेव मिलकर बना है उनका इक्वेशन लिखिए। वो क्या देगा आपको? स्टेशन की इक्वेशन देगा। और क्या पूछेगा? जिन वेव से वेव मिलकर बना है उनका इक्वेशन लिखिए आप लोग। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती है एग्जाम। तो प्रोग्रेसिव की इक्वेशन लिखते हैं तो हमें दो बातें पता करनी। पहले तो ये पता करना कि साला फंक्शन कौन सा होगा, साइन की कॉस होगा। भाई हमें पता प्रोग्रेसिव का फंक्शन क्या होगा, या तो साइन होगा, या तो हमें पता लग गया कि अगर हमारी स्टेशन की इक्वेशन में साइन कॉस कोस साइन दोनों टर्म है, और अगर कॉस कोस साइन साइन एक जैसा वर्ड है, कॉस। नहीं पता लगा? लग गया। अब एक बात और पता कर, बोले हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि ये किस एंड से लौट के बनी है। क्योंकि अगर रेजिडेंट से लौट के बनेगी, फ्री एंड से लौट के बनेगी तो आगे माइनस नहीं आएगा, आगे प्लस नहीं आएगा, तो आगे यहाँ पे चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर रिव्यू रिफ्लेक्शन रेजिडेंट होगा तो आगे क्या होगा? माइनस। तो जब रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कौन से एंड से लौट के आई है। तो बताओ एंड कितने होते हैं? कौन कौन से एंड? दो होते हैं। एक तो होता है रेजिडेंट, लिखना मत, एक वर्ड भी बात सुनना पहले ध्यान से, और एक होता है फ्री।
अब आपको समझाया जा रहा है कि जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है, उस रेजिडेंट पर हमेशा नॉड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? नॉड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी वेव का रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता है, वहां पर हमेशा एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। बोले सर कैसे? बोले हमने पढ़ा था कि जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है तो रेजिडेंट पर जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है वो कभी भी वेव के प्रेशर से हिलता डुलता नहीं है। और जब हिलता डुलता नहीं तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? जीरो। मतलब वो क्या बनेगा? नॉट बनता है। और ये बात मैंने आपको और समझाई थी कि जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है तो वेव अपोजिट फेज में लौट के आता है। जाने वाला प्लस ए तो आने वाला माइनस ए। बताओ प्लस ए और माइनस ए सम करो कितना आएगा? जीरो। हमेशा जीरो आएगा क्योंकि अपोजिट फेज में लौट के। अरे इसका मतलब ये हुआ कि रेजिडेंट पे जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है वहां पर कभी भी उसका ऑपोजिट हो नहीं सकता। वहां पर जाने वाला और आने वाला वेव अपोजिट फेज में आता है तो नेट हमेशा जीरो बनता है। मतलब वहां क्या बनेगा? नॉट। फिक्स हो गया आज कि रेजिडेंट अगर है तो क्या बनेगा? नॉड। या नॉड है तो वो कौन सा एंड हो? रेजिडेंट। ऐसे हमने बोला था फ्री एंड से रिफ्लेक्शन अगर होगा तो वहां पर एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा। बोले फ्री एंड पे पार्टिकल लूजली कनेक्ट पार्टिकल होता है, और जब लूजली कनेक्ट पार्टिकल तो वहां पर एंटीनोड उसका ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो क्या बनेगा? एंटीनोड। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि जाने वाला और आने वाला सेम फेज में, और जाने वाला और आने वाला सेम फेज में है तो जाने वाला प्लस ए तो आने वाला भी क्या होगा? प्लस ए। तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा? 2a। यहां पर क्या बनेगा? एंटीनोड। फिक्स हो गया एंटीनोड है तो कौन सा है? फ्री एंड। या फ्री एंड तो क्या बनेगा? अगर नॉड है तो कौन है? और रिजिड है तो क्या होगा? नॉड है। बोलो। अरे समझ में आई क्या? अब सुनना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, जवाब देना जो मैं पूछूं उसको। ये दोबारा समझ में आ गई ना आपको? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मेरे पास एक वायर है जो किसी सपोर्ट से कनेक्ट है। ये एक वायर है जो किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है। ये सपोर्ट रेजिडेंट है कि फ्री एंड है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। पर ये एक रिफ्लेक्टिंग एंड है जहां से वो लौट के वापस आएगा क्योंकि आगे वायर नहीं है। यहाँ मीडियम कौन है? वायर। और ये मीडियम यहाँ बाउंडेड है, आगे मीडियम। अब ये वायर यहाँ लूजली कनेक्टेड है कि टाइटली कनेक्टेड, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता। मेरे को और आपको भी नहीं पता। ठीक है साहब। अब इस वायर के फ्रेम पे मैंने व्यू बनाया। क्या बनाया? और ये व्यू मीडियम में जा रही है, इस वायर में जा रही है। बताओ ये जाने वाला व्यू है, जा रहा है। बताओ ये प्रोग्रेसिव व्यू है कि स्टेशनरी? कौन सा व्यू है? प्रोग्रेसिव। जा रहा है ना, मीडियम प्रोग्रेस कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आपको पता मीडियम बाउंडेड है, आगे वायर नहीं है, साला लौट के वापस आएगा, आएगा, आएगा। सोचो अगर ये मीडियम बाउंडेड नहीं होता तो क्या लौट के आता? सवाल ही नहीं उठता। मीडियम बाउंडेड से लौट के वापस आएगा ना। तो ये मीडियम बाउंडेड लौट के उधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब बताओ जो आ रहा है वो वेव कौन सा है? प्रोग्रेसिव है कि स्टेशनरी? वो भी प्रोग्रेसिव है। जाने वाला भी, आने वाला भी, जाने वाला भी और आने वाला भी। आने वाला क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मीडियम बाउंडेड था। अगर मीडियम बाउंडेड नहीं होता तो वेव लौट के कभी आता ही, आगे जा रहा होता। पर मीडियम बाउंडेड था तो आने वाला पिक्चर, जाने वाला जा रहा था, मीडियम बाउंडेड था, आने वाला पिक्चर। अब जाने वाला और आने वाला दोनों एक सेम टाइप का वेव है और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम, एक ही वायर में। तो दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। अरे होगा ना मिलन। और जब दोनों का मिलन होगा, दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो क्या बनना स्टार्ट होगा? क्या बनना स्टार्ट होगा? क्या बनना स्टार्ट होगा? अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि सबसे पहले अगर स्टेशन बनना स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा? स्टेशन व्यू बनना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? बोले उस एंड से स्टार्ट होना चाहिए जहां से वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है। सोचो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो दूसरा वेव पिक्चर में आता क्या? और जब नहीं आता तो किससे मिलता? सारा किसी से नहीं मिलता तो कैसे बनती है? नहीं बनती। हमने बोला वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए वेव जाने वाला प्रेजेंट है, आने वाला भी प्रेजेंट हो गया, और जाने वाला और आने वाला दोनों एक ही मीडियम में है तो यहीं से दोनों का क्या हो गया? सुपरपोजिशन स्टार्ट हो गया। तो क्या बनना स्टार्ट हो गया? स्टेशन। तो बताओ इस डायग्राम को देख के बताओ सबसे पहले स्टेशन बनना स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा? उस एंड से स्टार्ट होगा जहां से वेव का रिफ्लेक्शन हुआ। बोलो ना यार। उस एंड से स्टार्ट होगा जहां से वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है। मतलब रिफ्लेक्टिंग एंड जो होता है वो स्टेशनरी वेव का सबसे इनिशियल पोजीशन माना जाता है, क्योंकि यहां से ये दूसरा वेव पिक्चर में आता है और यहीं से इनका सुपरपोजिशन स्टार्ट होता है और यहीं से स्टेशन बनना स्टार्ट होती है। समझ आई? तो बोले हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग एंड होता है वो स्टेशनरी व्यू का सबसे इनिशियल पोजीशन होता है। ये स्टेशन यहां से बनना स्टार्ट होती है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग एंड नहीं होता तो स्टेशन बनती नहीं। बोलो ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेशन का सबसे इनिशियल पोजीशन कौन है? ये
स्टेशनरी का सबसे स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। हम इस पोजीशन को मैथ में लिखते हैं x बराबर 0 पोजीशन। अरे है ना, x x x सब में x x कौन है? स्टेशनरी की पोजीशन है। और यहां पर ये बनना स्टार्ट हुई तो बताओ ये स्टेशनरी की सबसे इनिशियल पोजीशन है, सबसे स्टार्टिंग पोजीशन है किसकी? स्टेशनरी। अब आप बताओ स्टेशनरी की सबसे इनिशियल पोजीशन है ये x बराबर 0 पोजीशन, इसको मैथ में लिखते हैं। अब आप सोचो कि अगर x बराबर 0 पर नॉट बने तो ये रेजिडेंट होता है, और अगर x बराबर 0 पर एंटी नॉट बने तो ये फ्री एंड होता है। बोलो। तो हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते तो हम ये इक्वेशन देते हैं, हम इस इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करते हैं, और जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना? 0। तो x बराबर 0 पर अगर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है तो बताइए कौन है? x है ना, नोड, यहां पर नोड बन रहा है। अरे x बराबर 0 पर अगर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है तो क्या बन रहा है? नोड। और अगर नोड बन रहा है तो बताओ कौन से एंड से लौट के आई है? रेजिडेंट से लौट के आई, ये हमें पता लग गया। इसमें पुट करो x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है, और एम्पलीट्यूड अगर 2a आ रहा है तो बताओ ये कौन है? अरे एंटीनोड बन रहा है, और एंटीनोड अगर बन रहा है तो कहां से लौट के आई? फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है, फ्री एंड से लौट के आई। x बराबर 0 पर 0 कौन सा फंक्शन देता है? साइन के x। अब साइन 0 0 तो होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि अगर इक्वेशन में साइन के x का वर्ड आ जाए तो समझ जाना व्यू कौन सी लौट से लौट गई, रेजिडेंट से लौट गई। साइन के x का होगा तो x बराबर 0 पर 0। और अगर cos के x अगर है तो cos के x अगर है तो फ्री एंड से लौट के आई। अरे x बराबर 0 पुट करो तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 0। x बराबर 0 पर नॉट बन रहा है, इसका मतलब कहां से लौट के रेजिडेंट से। अरे sin के x अगर है तो रेजिडेंट से है, cos के x है तो फ्री एंड से है, sin के x है तो रेजिडेंट से, cos के x है तो फ्री एंड से। अब देखो ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग एंड कौन है? यहां पर मैंने दो स्टेशनरी की इक्वेशन, चलो दोनों में sin के x देखो नहीं है, बताओ। और ये कौन सा एंड है? इन दोनों व्यू की इक्वेशन में cos के x। मतलब मैं दो बातें सिखा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट तो ये कि अगर हमारी स्टेशनरी की इक्वेशन में साइन कोस कोस साइन दोनों टर्म प्रेजेंट है तो साइन टाइप की व्यू होगी। अगर साइन साइन कोस कोस एक जैसे वर्ड है कोस टाइप। और दूसरा, अगर साइन के x का वर्ड प्रेजेंट है तो रेजिडेंट से लौट के आएगी, और कोस्टेस का अगर वर्ड प्रेजेंट है तो फ्री एंड से लौट। क्यों आएगी, कैसे आएगी? बोले ये ऐसे। ये दो बातें एग्जाम के पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। ये हलवा है जो आपको खाना है ठंडा करके एग्जाम, पर ये हलवा बनता कैसे? बोले ये ऐसे बनता। अरे बोलो यार, ये तो डाइजेस्ट हो गया, दो एंड भी समझ में आ गया। जहां से वेव का रिफ्लेक्शन होगा वो स्टार्टिंग पोजीशन हो, ये भी समझ में आ गया। वो रिफ्लेक्टिंग एंड होता है, वो रिफ्लेक्टिंग एंड स्टेशन का सबसे इनिशियल पोजीशन। उसको मैथ पे क्या लिखेंगे? x बराबर 0। अगर x बराबर 0 पर नॉट बने तो रेजिडेंट, और x बराबर 0 पर एंटर बने तो x बराबर 0 पर नॉट कब बनेगा? जब साइन के x होगा। x बराबर 0 पर एंटर कब बनेगा? जब cos के x होगा। तो साइन के x अगर है तो रेजिडेंट, और cos के x है तो फ्री एंड। कर लेंगे। अब लिखे इनका अपने। अपनी क्लास कितने बजे चली? 7:30 तक। ऑफिशियल टाइम कितना है बताओ? 7:40 है। मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? 7:40 हो गया करा। आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हो यार? मजे ले रहे हो, हमारा मन ले रहे हो। फिजिक्स में एक तो 4 मॉडल बच रहा है आपका, एक तो 4 और एक ग्रेविटेशन 2 और एक मॉडर्न। बस और क्या बचा? हाँ, ग्रेविटेशन, मॉडर्न। अब कान तो पढ़ा दी ना तुम्हें। कानमेटिक्स सबसे ज्यादा पढ़ी, कानमेटिक्स तुम लोगों ने 20 दिन तक पढ़ी है। 20 दिन तक पढ़ी तुम लोगों ने कानमेटिक्स। 4, हाँ वो बाकी, बस 4 मॉडल बाकी है, तो आने वाला एक दिन में टीचर।
और मॉडर्न भी आने वाले हैं, वो भी एक आध दिन में है। एसपी सर आने वाले हैं, तो मतलब अब फुल चलेगी वापस क्लास टेस्ट के लगभग बाद में। तो क्या कर रहे हैं, नहीं जाऊं या टाइम पढ़ ली तुमने? तुमने पढ़ी जाने पढ़ाई, उनको क्या पता क्या करा। हाँ याद है मेरे को, याद है। ठीक है ना, कैमरे में क्या पढ़ना है यार, पूरी कैमरे से पहले बात बढ़ चुके हो तो उसमें पढ़ चुके, ग्रेविटेशन में आता है, सब जगह जैसे में काइनेमेटिक्स आती है। उससे पहले क्या बोलते हैं अपने वर्क ऑफ एनर्जी में काइनेमेटिक्स आती है, सर्कुलर मोशन रोटेशन में काइनेमेटिक्स आती है, सब तो आप उसमें आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बिल्कुल फील क्या कर रहा है वहां, क्वेश्चन होना चाहिए, फील क्या कौन सा। वो तो वो पढ़ाएंगे ना 4 मॉड्यूल वाले या 5 वाले। मेरे को ज्यादा आता नहीं है, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, मेरे को तो क्या ऐसे मैं पढ़ा देता हूँ, मैं तो बस ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। काइनेमेटिक्स बायो पढ़ा देता हूँ मैं, ये बात, बायो मेरे को बहुत अच्छा आता है। क्या वाई एस वाई सर कौन? ऑर्गेनिक पढ़ाइए आप। ऑर्गेनिक पढ़ाऊं मैं आपको यूं? क्या? कौन सा ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तुम लोगों ने अभी तक? पढ़ तो लिया यार, मजे ले रहे हो तुम लोग। चलिए, नोट किया? नहीं, 2 बार नहीं लिखना है। नहीं नहीं नहीं, 2 बार नहीं लिखना यार, जैसे मैंने लिखा वैसे ही करना। इसलिए अरे मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, आपको दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने वही कट करके लिख दिया, आप भी ऐसे करेंगे साइन। और मैं तो कहता हूँ बच्चे ये तो लिखते ही नहीं है आधे, तो बोले हमें तो उनसे मतलब है। लेकिन फिर भी आप लिख लो तो ऐसा होता है, लेकिन आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन को काट के पोस्ट लिख दो ऊपर बस। तेना आधी लिखा अभी तक, जल्दी लिख। क्या बच्चे हो यार। नहीं, गुस्सा आ गया उसको, आज तुम लोग डिस्टर्ब मत करो उसको यार। नहीं होगा यार, देखते हैं अभी कितना बनता है। स्पीड तो बढ़िया चल रही है अभी तक, और डिपेंड करता है फिर, कभी पूरा का खूब टाइम है अपने पास तो यार। अल्फा में बहुत टाइम होता है, प्रेशर वहां होता है एच प्लस में, क्योंकि वहां बायो भी पड़ता है बच्चा और धमाधूम होता है। का फॉर्म काय के नीट के फॉर्म? काय की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नीट की कर रहे हो क्या? तो नीट के फॉर्म कहाँ आए अभी? 17 को होगा, तो अभी तो एग्जाम में, अभी तो आ जाएगा कभी भी। कहाँ लिखा हुआ है, पूछ रहा है कहाँ लिखा हुआ है? ऑफिशियल साइड में नहीं आया यार, है ना? हाँ। अब तो मान के चलेंगे वहीं पर होगा।
इस बार यार तू क्या चाहता है? कोरोना लेके आ पहले तू, तब आएगा फर्स्ट पॉइंट। तो क्या आएगा? चलिए कहां तक पहुंचे आप? ये मिटा दूं? हमने पढ़ा कि हमारे स्टेशो की इक्वेशन यहाँ पर अगर देखें तो चार तरह से हो सकती है। इसमें साइन कोस कोसाइन दोनों टर्म प्रेजेंट होते हैं। तो अगर साइन कोस कोसाइन दोनों ही टर्म प्रेजेंट होती है तो साइन टाइप की वेव से मिलकर बना है। लेकिन अगर साइन साइन कोस कोस एक जैसे वर्ड प्रेजेंट है तो वो कोस टाइप की वेव से मिलकर बना है। और दूसरा हमें ध्यान रखना कि साइन के अगर है तो रेजोनेंट से लौट के बना है, और अगर कॉस के अगर है तो फ्रीनेंट से लौट के बना है। अब देखो इन सब बातों को हम क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ए स्टेशनरी वेव इक्वेशन y is equals to 5 sin pi by 3x cos 40 pi t, where x centimeter, y centimeter, t second. Then find. पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड reflecting wave if incident wave is propagating in negative x-axis। ऐसे क्वेश्चन आता है, रिवर्स क्वेश्चन। एक स्टेशो की इक्वेशन आपको दे रखी है, y इक्वल्स टू 5 sin pi by 3x cos 40 pi t, x सेंटीमीटर में है, y सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है। तो आपसे पूछा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन क्या हो अगर इंसिडेंट वेव प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। आया? बोलो। पहले तो उसको चेक करो कि क्या वास्तव में स्टेशो की इक्वेशन है गिवन। ये जो गिवन इक्वेशन है क्या वास्तव में ये स्टेशो की इक्वेशन है क्या? बोला यस सर, स्टेशो की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, एक टाइम पर डिपेंड करता है, एक पोजीशन पर डिपेंड करता है सेपरेटली। तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। और अगर ये इक्वेशन स्टेशो की इक्वेशन है और हम उसका क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमारे क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए हम सावधानी रखेंगे कि हम इसके जस्ट बिलो इसका जनरल फॉर्म लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इसका जनरल फॉर्म। हमें पता है कि हमारा स्टेशो का जनरल फॉर्म ये होता है 2a से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए से कौन स्टार्ट होता था? प्रोग्रेसिव। अरे ए से कौन स्टार्ट होता था? प्रोग्रेसिव। तो ये किससे स्टार्ट होता? 2a से। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका भी जनरल फॉर्म हमें लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a और ये होगा साइन, ये होगा kx कोस, यहाँ पर क्या होगा? ओमेगा टी होगा।
अब इसको लिखने से एक फायदा हुआ, हमें पता लगे कि 2a का वैल्यू 5 है और k का वैल्यू यहां पर पाई बाय 3 और ओमेगा का वैल्यू 45 है। कहने का मतलब हमें पता लगे कि 2a का वैल्यू 5 है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या लिखना है सबसे पहले, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो बातें पहले पता करनी पड़ेगी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव वेव किस टाइप की है, ये पता करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव की नेचर कैसे हो। तो आप देखो साइन कोस कोसाइन दोनों टर्म है, तो साइन टाइप की वेव होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि ये साइन टाइप का प्रोग्रेसिव वेव होगा, साइन टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। दूसरा हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि ये किस एंड से लौट के आई है। बोले यार साइन के एक्स वर्ड आया ना, देखो ध्यान से, साइन के एक्स आया है, अरे साइन के एक्स आया है इसका मतलब हम समझेंगे रेजिडेंट से लौट के आई है। बताया था ना आपको सब बात। ये दो बातें हमें पता करनी, कर ली। करने के बाद हम यहां पर लिखेंगे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, उसका भी जनरल फॉर्म पहले लिखेंगे। और ये मैंने लिखा जनरल फॉर्म इंसिडेंट वेव का। बताओ किससे स्टार्ट होगा? अगर ये 2 से स्टार्ट होती है तो ये किससे स्टार्ट होती है? इससे। और ये होगा साइन फंक्शन, तो साइन यहां पर होगा। बताओ जा किधर रही है? उसने खुद ने बोला किधर जा रही है, नेगेटिव। क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, तो मैंने लिख दिया ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलो ना यार। अब आप बताओ ए का वैल्यू कितना होगा? अरे 2a का वैल्यू 5 है तो ए का वैल्यू 2.5 होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चे की, यहां करके आता गलत, या 5 लिख के आता है, ऑप्शन जरूर मिलता है। तो ध्यान रखिए 2a का वैल्यू खुद 5 है तो ए का वैल्यू कितना होगा? 2.5। ये होगा 2.5, यहां पर होगा साइन, और ये बनेगा 40 पाई यहां पर टी प्लस, बोलो, और ये होगा पाई बाई 3 इंटू एक्स। ये मेरा इंसिडेंट वेव है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव वेव की। बताओ किस एंड से लौट के आई है? तो जिधर से लौट के आई तो इसमें दो चेंज होंगे। आगे माइनस होगा 2.5 यहां पर होगा, ये होगा साइन, यहां पर लिखेंगे 40 पाई टी, और ये माइनस, और यहां पर होगा पाई बाय 3 एक्स। ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टिंग वेव है, और हमने इनको लिखा है। इन दोनों को हम अगर देखें तो इन दोनों से ऐड कर दिए इक्वेशन बन जाती है। मतलब एग्जाम में उल्टा ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको ये देगा और आपको ये लिखना है, तो आपको ये दो बातें पता करनी, उसके बेस पे इसको स्टडी करना है। यहां गलती यहां पर होती है, 2a और 1 की जगह गलती करता है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरे कर लोगे भाई। ये दोनों यहां पर प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों का क्या होगा? सुपर पोजिशन होगा तो बनती है स्टेशनरी। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी में, बड़ा क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव एट x is equals to 1.5 सेंटीमीटर पोजीशन। ये पूछा है आपसे, x बराबर 1.5 सेंटीमीटर पोजीशन पर आपसे पूछा है वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, स्टेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। बताओ। 5 हो जाएगा। बताया था ना आपको, टाइम की टर्म को अलग कर दो इक्वेशन में से, तो जो बचता है वो सब उसका क्या है साला? एम्पलीट्यूड। और वो एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है? पोजीशन का, एक्स का फंक्शन। बताओ इसमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा? एम्पलीट्यूड का इक्वेशन यहाँ पर होगा ए एक्स, एक्स का फंक्शन है कितना होगा? 5 साइन, यहाँ पर लिखेंगे 5/3 इंटू एक्स होगा ना एक्स का फंक्शन। अब हमें एक्स दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 साइन, यहाँ पर कितना होगा? 5/3 इंटू 1.5। बताओ कितना लिखूं? बोलो। 5 सेंटीमीटर नहीं होगा? 5। तो आपको पोजीशन देके एम्पलीट्यूड पूछे, ध्यान रखना टाइम की टर्म को अलग करेंगे, बाकी जो बचता है वो सब उसका एम्पलीट्यूड है, वो एक्स का फंक्शन है, एक्स आपको देता है, आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता, बताइए एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड कितना हो? बोल लो, सोच लो आराम से। 5 होगा कि 10 होगा?
तो ध्यान रखें, एंड्रॉइड पर एंड्रॉइड की बात करें तो उसका मैंने बताया था, जाने वाले का ए और आने वाले का भी ए, तो मैक्सिमम कितना 2a। आप जब भी क्वेश्चन को थ्योरेटिकली पहले करो, थ्योरेटिकली करना उसको, यहां पर पहले क्या लिखेंगे, एंड्रॉइड का 2a होता है, 2a। अब हमारे क्वेश्चन में 2a का वैल्यू कितना 5, ऐसा लगा खुद 5 है 2a, तो 2a का वैल्यू यहां पर 5 सेंटीमीटर होगा। कई बच्चे यहां भी गलत करते हैं, 5 + 5 10, ऑप्शन जरूर मिलता है। बोलो ना भाई, ये 2a है, खुद 5 है, यहां फिर इसको लिखना चाहिए 2.5 + 2.5, ये तो है इंस्टेंट डिफरेंट इक्वेशन, उसमें एम्पलीट्यूड कितना था 2.5 2.5, उसका सम करेंगे तो ये 5। नॉट पर कितना होगा, नॉट पर कितना होगा 0। एक और क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive knots, distance between two consecutive knots, distance between two consecutive knots, कंफर्म करो, सब करो। नोड से नोड का डिस्टेंस पड़ा था लैम्डा बाई, और एंड्रॉइड से एंड्रॉइड भी, एंड्रॉइड से एंड्रॉइड भी लैम्डा बाई 2, एंटीनोड टू नोड, नोड टू एंटीनोड लैम्डा बाई 4 पढ़ा था ना अपन ने। तो बताइए नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा निकाल ले इसमें क्वेश्चन, लैम्डा तब तो काम हो जाएगा, तो लैम्डा निकालते क्वेश्चन। लैम्डा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन के, होता है 2 पाई, तो 2 पाई हो गया, के का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन, पाई बाई 3 होगा, सॉल्व करो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। लैम्डा का वैल्यू 6 है, तो बताओ नॉट से नॉट का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, अल्टीमेटली 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं आपसे पूछता एंटीनोड टू एंटीनोड, सेम है, एंटीनोड टू नोड पूछता तो 1.5 होता है। बोलो, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता, जवाब देना आपसे, लेंथ ऑफ वन लूप कितना होगा, लूप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, जब भी बनाता है लूप तो समझ जाना क्वेश्चन है। अबे लूप बनाता है, लूप के फॉर्म में बनता है, ये पहलते सुगुर ये लूप है, ये लूप। अरे लूप कितना ही बड़ा हो जाला, कितना ही छोटा हो, हमेशा दो कॉन्जुगेट नोड के बीच का सेपरेशन होता है ना, तो ये भी लैम्डा बाई 2 है, नॉट टू नॉट डिस्टेंस लैम्डा बाई। अरे आप जानते लूप ऐसा होता है, ये लूप की दोनों बाउंड्री पर क्या बनता है, नोड का फॉर्मेशन होता है, ये नोड है, ये नोड है, तो नोड से नोड कितना होगा लैम्डा बाई, लैम्डा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एक और लिखिए 6 है ना, 3 हो गया, मतलब 4 क्वेश्चन। Positions of node and antinodes, positions of node and antinode, positions of nodes and antinodes in a stationary wave pattern, स्टेशनरी वेव पैटर्न में क्या बन रहे हैं, नोड एंटीनोड बन रहे हैं, तो उनकी पोजीशंस बता दिया, पोजीशंस बता दिया। बोलो, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग एंड कौन है रिफ्लेक्टिंग एंड यहाँ, ओहो, और उसकी पोजीशन को मैप पे क्या लिखता है, x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0 प्रेसिडेंट है, इसका मतलब नॉट बनेगा, नहीं x बराबर 0 तो क्या बनेगा नॉट, और साला एक फिक्स हो गया नॉट, तो बाकी सब आगे फिक्स हो गए, एक फिक्स होना चाहिए बस। तो डॉट की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो नॉट यहां पर कब बनेंगे, x बराबर 0 पर नॉट बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग एंड कौन है, रेजिडेंट है, इसलिए नॉट बनेगा सबसे पहले। और अगर ये नॉट फिक्स हो गया तो अगला नॉट कब बनेगा, लैम्डा बाई 2, अगला कब बनेगा लैम्डा, अगला कब बनेगा 3 लैम्डा बाई 2, एंड सब बनता चलेगा। बोलो ना यार, तो बताओ यहां पर वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू 0, ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ये वो पोजीशन से यहाँ क्या बन रहे हैं नॉट बन रहे हैं,
और अगर ये नॉट की पोजीशन तो बताओ एंटी नोट कब बनेगा, बता सकते हैं। बोले जीरो पर क्या बन रहा है, नॉट, तो पहला एंटी नोट कब बनेगा, लैम्डा बाई, तो अगला एंटी नोट कब बनेगा, 3 लैम्डा बाई 4, अगला कब बनेगा 5 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन बनेगा। बताओ एक्स का वैल्यू यहां पर कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान रखो रिफ्लेक्टिंग इन डिसाइड कर रहा है, अगर रिफ्लेक्टिंग इन रिजिड नहीं होता फ्री होता तो उल्टे हो जाते हैं भाई। फ्री एंड पर अगर भाई फ्री एंड होता, रिफ्लेक्टिंग एंड कौन होता, फ्री एंड, तो उसको बोलते हैं एक्स बराबर 0। अब एक्स बराबर 0 पर फ्री एंड है, इसका मतलब एंटी नोट। तो ये सब पोजीशन किसकी होती है, फ्री एंड। बोलो एक और लिखिएगा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इंसिडेंट, सॉरी स्पीड ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग वेव, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग वेव की स्पीड बतानी है। अरे ये तो प्रोग्रेसिव वेव है जिससे मिलकर बनी स्टेशनरी वेव। क्वेश्चन स्टेज होकर चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं उसकी स्पीड 0 बोल देंगे। अरे यार ये किसकी स्पीड पूछ रहा है, उस पर तो डिपेंड करता है किसकी स्पीड पूछ रहा है। प्रोग्रेसिव वेव्स की स्पीड पूछ रहा है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव प्रोग्रेसिव वेव है, मीडियम में ट्रेवल करती है, बताओ उसका स्पीड। v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है, ओमेगा कितना 40 पाई होगा, के का वैल्यू पाई बाई 3 होगा, सॉल्व करेंगे तो 120 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। इन दोनों वेव का स्पीड सेम सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला वेव का स्पीड क्या होगा। यस, बट यहां ध्यान रखना, वो भी लिख लें, स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो जो पूछे उसका जवाब देना, ऐसा नहीं जो हमें आता उसको। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फ्लैश क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एन इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन y equals to a sin kx minus omega t is given. If it x is equals to 0, node is formed, then find equation of reflecting wave. हुआ, बोलो। माइनस ए, भाई आपको पता है एक्स बराबर 0 पर नॉट बन रहा है ना यार, तो एक्स बराबर 0 पर नॉट बन रहा है तो कौन सा एंड होगा, रेजिडेंट होगा। और जब भी वेव का रोटेशन रेजिडेंट होता है तो क्या चेंज होता है, डायरेक्शन और फेज दोनों चेंज होता है। बताओ क्वेश्चन क्या आएगी। सोचो इतना आसान क्वेश्चन होता, सोचो इतना आसान क्वेश्चन होता तो क्या मैं लिखा था। बोले एक्स बराबर 0 पर नॉट हो, रेजिडेंट है, आगे माइनस प्लस, खत्म हो गया क्वेश्चन।
इतना सिंपल क्वेश्चन देता तो हम नहीं लिखा, उसके पीछे लॉजिक है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ केक्स माइनस ओमेगा टी, अरे हमारी वेव की इक्वेशन जनरल क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ रहा है, केक्स माइनस ओमेगा टी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको रीअरेंज करेंगे, पहले ओमेगा टी को पीछे रखेंगे, केक्स को आगे रखेंगे, ओमेगा टी को पहले रखेंगे और केक्स को पीछे रखेंगे। अरे करेंगे ना, बताया था पहले भी हम। तो पहले तो उसको रीअरेंज करो, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मतलब जो है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं सुना समझ रहे ना आप लोग, मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, मेडिकल में मेडिकल में 3 बार पूछा है क्वेश्चन, आपके मॉडल में 2 बार दिया हुआ भी है तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पर ये मेरा इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है, और ये यहां पर होगा साइन, और यहां पर होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दे रखा ना, पर हमें पता है जनरल फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, बताया लिखा पहले, और ये होगा ऐसा। अब बताओ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस ए, यहां पर होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, और ये मेरी कौन है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होगी। बेसिकली ये एक्चुअल में वेव ही है, ऐसा इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ऐसा है। आगे कौन है, माइनस, इसका मतलब ये ट्रफ है, क्रस्ट। अब बताओ एक्स बराबर 0 पर क्या बन रहा है, अरे नॉट बन रहा है, इसका मतलब कौन सा एंड है, रेजिडेंट है, और जब रेजिडेंट से वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पर रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन क्या है, बोले माइनस से क्या आएगा, प्लस होगा, है ना, और ये होगा ए, और ये होगा साइन, यहां पर लिखेंगे ओमेगा टी, यहां पर होगा प्लस के एक्स होगा। और आप ध्यान से देखो, यहां पर रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन है, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना, 2 चेंज हो गए, हम इसको चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ए साइन यहां पर लिखेंगे, और ये होगा के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा। अबे ए प्लस बी को बी प्लस ए बोल सकते हैं, पर ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं बोल सकते। तो एग्जाम में अगर देखें तो क्वेश्चन ये था और आंसर ये आता है, बोलो आंसर ये तो आया, पर ये बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, उसको लगता है साला एक ही चेंज किया है इसने डायरेक्शन, अरे फेज तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन फेज भी चेंज हो चुका है। तो इस क्वेश्चन हम ये सीख रहे हैं कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ओमेगा टी को कहां रखेंगे, आगे, अगर नहीं मिलता तो पहले माइनस को मान लेके रीअरेंज करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। अगर यही फंक्शन क्वेश्चन होता और यहां फंक्शन साइन नहीं होकर कोस होता तो क्या करते, अरे कोस हो गया साइन, हमें क्या मतलब, हम तो ऐसे करेंगे, ओमेगा टी पीछे रखेंगे और ओमेगा टी को आगे रखेंगे और क्या इसको पीछे रखेंगे। तो बताओ, अगर फंक्शन साइन नहीं होता कोस होता तो यहाँ क्या होता, कोस कोस माइनस थीटा, अब कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, आगे माइनस, और जब आगे माइनस यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ डेफिनेटली माइनस आएगा, अरे आएगा ना, इसका मतलब उस क्वेश्चन को आप गलत करते तो भी राइट हो जाए, पर वो गलत तरीके से राइट होता नहीं। अरे कोस का फंक्शन कोस माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, साला माइनस आगे आएगा नहीं फिर भी, तो फिर यहाँ माइनस आएगा, तो अगर आप गलत करते तब भी राइट हो जाता, पर वो तरीका गलत होता। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर ये कोस का फंक्शन है तो कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आगे माइनस नहीं आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा, लेकिन साइन में अगर देखें तो ये ऐसा होता है। तो हम इससे ये सीख रहे हैं, जब भी यहाँ पर ओमेगा टी तो उसको आगे रखेंगे पॉजिटिवली, उसके एक्स को पीछे रखेंगे, कर लेंगे ना भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेशनरी व्यू की बात कर रहे हैं, और ये यहां तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये स्टेशनरी का पहला पार्ट होता है। हाँ बेटा, बिल्कुल कर देते टीचर, ला कर देते, इस माइनस को हटा दे, हटा दे, वाई इंसिडेंट वेव को लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, खुश, अबे खुश ना, अब तो खुश हो जाए। अब बता, एक्स बराबर जीरो नॉट बन रहा तो क्या बन रहा, रेजिडेंट होगा, क्या चेंज होंगे, 2 चेंज होंगे, डायरेक्शन भी और फेज भी। चलो करते हैं, वाई रिफ्लेक्टिंग वेव ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये तो क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन, अबे हो गया ना, हाँ तो बोल और ये प्लस पाई, और पाई और ऐड कर दे इसमें तो प्लस 2, अबे पाई चेंज हो करेंगे ना, तो प्लस पाई और जोड़ दे उसमें, तो पाई प्लस पाई कितना होगा, 2 पाई इक्वल्स टू 0। अब बताया था ना यार, ये तो 2 पाई को जोड़ो ना जोड़ो डजंट मैटर, ये क्या होता है, पाई का इवन टर्म मल्टीपल है, क्या होता है, 0 से व्यू करता है, सेम इक्वेशन। अबे कान कहीं से पकड़ लो, कान तो कान ही होता है। अच्छा अच्छा,
अब सुनो मेरी बात, अभी तक हमने जो पढ़ाया ना बेटा, ये वेव का पहला पार्ट था, इसको बोलते हैं स्टेज का फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी। तो बाहर इंट्रोडक्शन बोले 2.5 लेक्चर में पूरा हो रहा है इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेशन को पढ़ा, जाना है, समझा है कि यार थ्योरेटिकली ऐसा होता है, डायग्रामेटिकली ऐसा होता है, मैथ में इसको ऐसा लिखते हैं, उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। पर आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी। इसका यूज क्या वो बात करना चाहिए। तो देखो इसका यूज सबसे बड़ा जो होता है ना, वो होता है हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स। जितने भी हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स होते हैं, गिटार, सितार, वीणा, वोलिन, ढोलक, ड्रम, शहनाई एंड लास्ट में भोंपू, इन सबके अंदर जो वेव्स बनती हैं वो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, साउंड बनता है और हम उसको सुनते हैं। क्यों बनता है इनके अंदर साउंड? क्योंकि ये सब बाउंडेड मीडियम प्रोवाइड करते बेटा। अरे बोलो यार, इन सबके अंदर मीडियम कैसा होता है? बाउंडेड होता है, और मीडियम बाउंडेड होने की वजह से इनके अंदर बनती है स्टेशनरी वेव, साउंड जनरेट होता है और हम साउंड को सुनते हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि अभी तो हमने पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट, ये स्टेशनरी वेव ऐसा होता है। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो एप्लीकेशन की बात करते हैं, उसका एप्लीकेशन सबसे बड़ा क्या है, हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स में ये वेव पाई जाती है, उससे साउंड बनता है और हम उसको सुनते हैं। तो हम अल्टीमेटली अब क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूजिकल साउंड सोर्स को पढ़ने वाले हैं। रेडी सब लोग? तो देखो बात करते हैं एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन को भी हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये वेव दो तरह से होती है बाय नेचर। लिखते चले हम फटाफट फटाफट, 7:20 हो गए हैं। हाँ चलो, तो ये वेव दो तरह से होती है बाय नेचर बेटा। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, और एक होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी। बाय नेचर वेव दो तरह से होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। जितने भी ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जो एयर बेसिस होते हैं, जिनमें गैसेस मीडियम होता है, जिनमें एयर कॉलम होता है, वहां पर वेव्स कौन सी बनती है? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनती है। बोलो। और इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां जो पढ़ते हैं वो कौन पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ऑर्गन पाइप्स पढ़ते हैं। और एक आर्टिकल यहां पर वो पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बच्चों रेजोनेंस ट्यूब भी अगर देखें तो ये भी क्या है? होलो पाइप। और होलो पाइप अगर है तो उसके अंदर भी क्या बनती है? रेजोनेंस, है ना, मतलब रेजोनेंस सेटअप होता है, उसके अंदर भी वेव कौन सी बनती है? लॉन्ग स्टेशनरी वेव बनती है। तो जितने भी ऐसे मीडियम, जितने भी ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जो एयर बेसिस होते हैं, जिनमें गैसेस मीडियम होता है, वहां पर वेव्स कौन सी बनेगी? लॉन्गी। और उसका बेस्ट एग्जांपल ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब बनता है। ऐसे कैसे जितने भी वायर बेसिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, है ना, वहां पर वेव्स कौन सी बनती है? ट्रांसवर्स, वायर बेसिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका कॉमन नेम अगर पढ़े तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर सोनोमीटर। नेम सुना आपने? सोनोमीटर वायर की बात करेंगे या सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे? अब देखो यहां पे एक पॉइंट है भाई समझने वाला। हमें पता है कि म्यूजिकल साउंड सोर्स है और इन सब के अंदर मीडियम बाउंडेड होता है, तो बनती स्टेशनरी वेव, साउंड बनता है, हम उसको सुनते हैं। पर हम जब साउंड सुनते हैं तो इनसे आने वाले साउंड को जो हम सुनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह की नहीं होती। ये ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स होते हैं जो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करते हैं। सुनते मेरी बात आप? ये म्यूजिकल साउंड सोर्स है, इनके अंदर मीडियम बाउंडेड होता है, तो स्टेशनरी वेव साउंड बनता है, हम उसको सुनते हैं। पर हम जब साउंड सुनते हैं तो उससे आने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी एक तरह की नहीं होती। ये एक से ज्यादा कई डिफरेंट टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड जनरेट करते हैं। और उन नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जनरली 3 नाम से कोड करते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बोलते हैं ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, और एक होता है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। नेम सुना आप लोगों ने? पहला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, इनिशियल टोन, पहली फ्रीक्वेंसी, पहला फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक होता है हायर फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी जो भी वो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। बोलो। और हायर फ्रीक्वेंसी में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स पूरा पूरा टाइम्स मल्टीपल होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखें ये म्यूजिकल साउंड सोर्स है, इनके अंदर मीडियम बाउंडेड है, बनती स्टेशनरी वेव, पर हम जब उसको सुनते हैं तो साउंड की फ्रीक्वेंसी एक तरह की नहीं होती है, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में साउंड बनाते हैं। उन फ्रीक्वेंसीज को हम जनरली 3 नाम से बोल करते हैं: फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी।
किसी भी सोर्स से मिलने वाले साउंड का सबसे छोटा फ्रिक्वेंसी, ऐसा छोटा फ्रिक्वेंसी कि उससे कम फ्रिक्वेंसी पे वो कभी साउंड जनरेट नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उससे छोटा नहीं बना सकता लेकिन उससे बड़ा बना सकता है, तो उससे जो भी बड़ा बनाता है वो सब कौन है? ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। और हायर फ्रीक्वेंसी में भी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्या बोलेंगे? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, बात को सुने और फिर उसको लिख भी लेंगे तो उसमें हर डेफिनेशन भी आ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास एक म्यूजिकल साउंड सोर्स है जिसके अंदर बनती है स्टेशनरी व्यू, साउंड बनता है और हम साउंड को सुन रहे हैं। और हमने जब साउंड सुना तो हमें उसको फ्रीक्वेंसी मिली इस तरह। सबसे पहले हमें सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी मिला 40 हर्ट्ज। मैंने ट्राई किया कि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेट करे, इससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करे, लेकिन नहीं कर रहा। सबसे छोटा क्या बना रहा है? 40। इससे छोटा नहीं बना रहा, इससे छोटा नहीं बना रहा, इससे बड़ा बना रहा है। बोले इससे बड़ा क्या बना रहा है? बोले इससे बड़ा जब बनाता है तो 60 हर्ट्ज बना रहा है। 40 और 60 के बीच में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है लेकिन उनको ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सीधा क्या बना रहा है? 40 के बाद 60 हर्ट्ज बना रहा है। बीच में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी 45, 50, 55 लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सीधा 60 पर रेजोनेट हो रहा है। 40 के बाद क्या बना रहा है? 60 के बाद हमने देखा तो ये 80 हर्ट्ज बनाता है। फिर 80 के बाद हमने देखा तो ये 100 हर्ट्ज बनाता है। और उसके बाद देखा तो हमने 120 हर्ट्ज बनाता है। मतलब एक सीरीज में साउंड बना रहा है, 40, 60, 100, 20 ऐसा बना रहा है। अब इन सब फ्रीक्वेंसी को हमें नेम देना है, इनका नोमेनक्लेचर क्या है वो स्टडी। तो बताओ ये इसका कौन है? सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी क्या बोलना पड़ेगा? इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलना पड़ेगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी। इसको एक नेम और देते हैं, फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल टोन। पहला टोन, इनिशियल टोन, पहली फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं। ये टोन टोन है, टोन। और टोन से ऊपर सब कौन है? ओवर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी सब जो होती है वो क्या कहलाती है? ओवर टोन से। अब ये भी हायर है तो ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है। अब जब बहुत सारे ओवरटोन है तो इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो जो पहला हायर होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवर। आपको मैंने कहा था 40 के बाद सीधा 60 बना, इनके बीच में कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब पहला हायर हुआ तो इसको बोलते हैं, पहला हायर है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवर। ओवरटोन को बोलते हैं शॉर्ट में ओटी। तो ये कौन हो गया? फर्स्ट ओवरटोन। ये कौन? ये होगा सेकंड ओवरटोन। और ऐसे ये कौन होगा? थर्ड ओवरटोन। और ऐसे ये कौन होगा? फोर्थ ओवरटोन। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हायर है तो सबको हम नंबरिंग करते हैं, पहला हायर फर्स्ट ओवरटोन, दूसरा हायर सेकंड ओवरटोन, तीसरा हायर सेकंड, थर्ड ओवरटोन। बताओ ये कोई हायर है क्या? बोले ये कोई हायर नहीं, ये केवल टोन टोन है। इसको कभी ओवरटोन नहीं बोलते, ये टोन है, टोन से ऊपर कौन है? ओवरटोन से। हम इसको कभी भी ऐसा ही बोलते हैं, जीरो ओवरटोन। तो बोल सकते हैं पर वो कोई मतलब नहीं उसका। अबे जीरो इंटू समथिंग, सब जीरो। जीरो ओवरटोन कोई मीनिंग नहीं होता। मेरे पॉकेट में 0 रुपए रखे, घूमते रहो मार्केट में कुछ नहीं होना, जाना पूछेगा ही नहीं। तो वही वाली बात है, जीरो ओवरटोन का मतलब कोई मीनिंग नहीं। तो जीरो ओवरटोन का मतलब क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये कोई ओवरटोन नहीं होता, ये टोन टोन है, टोन से कौन है? ओवरटोन। अब इनमें हायर फ्रीक्वेंसी जो भी यहाँ पर है, अगर वो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल है उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक। बताओ 40 का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? तो ये कोई हार्मोनिक नहीं। बताओ एडी 40 का इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 गुना है, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? इसको बोलना पड़ेगा सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना गुना होता है उतने नंबर का हार्मोनिक। 80-40 का 2 गुना है तो इसको सेकंड हार्मोनिक। जितना टाइम्स मल्टीपल होता है उतने नंबर का हार्मोनिक। बताओ ये 100 होगा क्या? बताओ 120 होगा, कितना गुना है? 3 गुना है तो उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ये 3 गुना है तो उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। लेकिन आपको तो 40 अपने आप का वन टाइम मल्टीपल भी है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इसके एक और नेम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। इस तरह की नोमेनक्लेचर है, आप नोट कर लें इस तरह की लैंग्वेज में हम इसको फ्रीक्वेंसी को बोलना चाहेंगे।
आज पानी पिया नहीं पिया मैंने? एक पिया, एक बच रहा है। वसूल तो पूरा करना पड़ेगा। 2 गिलास पी ले। चलिए अब बात करेंगे, देखो एप्लीकेशंस ऑफ स्टेशनरी, और उसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी, और उसका भी सबसे बेस्ट आर्टिकल कौन है? ऑर्गन पाइप्स। उसकी बात करें, किसे कहते हैं ऑर्गन पाइप? पाइप इज अलग, क्या कहना? ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं, ये होलो पाइप होते हैं बेटा, ये सोर्स होते हैं, ये ऐसे सोर्स होते हैं, ये ऐसे होलो पाइप होते हैं जो एयर से साउंड प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं। हम ध्यान रखेंगे, होलो पाइप होते हैं, ये एक सोर्स होते हैं, ये म्यूजिकल सोर्स है, साउंड सोर्स, ये ऐसे सोर्स होते हैं, ये ऐसे साउंड सोर्स हैं जो एयर से साउंड प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं। बाय नेचर 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। शॉर्ट में बोलते हैं सीओपी, एक को बोलते हैं ओपी, ओपन ऑर्गन पाइप। ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका 1 एंड क्लोज्ड होता है और 1 एंड ओपन होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पर ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों ही एंड ओपन होते हैं उसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब हम ध्यान रखेंगे, इन पाइप का एक एंड हमेशा ओपन होता है। अरे ओपन होगा तो ही तो फूंक मारते हैं। तो जिसके दोनों ही एंड ओपन है उसको बोलते हैं ओपन, जिसका एक एंड ओपन एक एंड क्लोज्ड उसको बोलते हैं सीओपी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? विसेल हो सकता है, पेन का केप हो सकता है ना, पेन का केप ऊपर से ओपन होता है, नीचे से क्लोज होता है, फूंक मारते साउंड आता है। ऐसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? फ्लूट होता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म समझना ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्या है, मतलब इसका पीछे लॉजिक क्या, कॉन्सेप्ट क्या, कैसे बनता है। तो बताओ ये ऑर्गन पाइप यहाँ पर है, ये अपने आप साउंड बनाता है क्या? ऐसा नहीं पाइप यहाँ रखा बोला बच, ऐसा नहीं होता। हमें पहले फूंक मारना पड़ता है, फूंक मारने के बाद हम इसमें पहले एक वेव सेंड करते हैं, इसमें ये इंसिडेंट वेव होती है। तो बच्चों हम जब फूंक मारते हैं तो उसमें एक वेव जाती है, बात को समझना ध्यान से, आप समझो मेरी बात है ना। हम इस हम इसमें एक वेव सेंड करते हैं। बच्चों हम फूंक मारते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर एक वेव बनाते हैं और ये वेव पाइप के अंदर जाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, ये पाइप में जा रहा है। अब जब ये पाइप में जाता है तो इधर मीडियम बाउंडेड है, उधर से वो लौट के आता है, ये है रिफ्लेक्टिंग वेव। ये जाने वाला वेव है, ये आने वाला वेव उधर से आया, दोनों वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इस बाउंडेड मीडियम में सुपरपोजिशन होता है और क्या बनती है? स्टेशनरी वेव बनती है। हम जब फूंक मारते हैं तो बेसिकली हम एक वेव उसमें सेंड करते हैं, ये वेव है इंसिडेंट, उधर से लौट के आती है, तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग, दोनों वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा, तो क्या बनेगा? स्टेशनरी वेव बनेगा। और जब स्टेशन वेव पर बनेगा तो इसमें क्या बनेंगे? नोड एंड का फॉर्मेशन होगा। अब जो नोड एंड बनेंगे तो यहाँ प्रेशर डेंसिटी चेंज होगा, बताया था मैंने आपको। नोड की पोजीशन में प्रेशर डेंसिटी चेंज क्या होता है? मैक्सिमम, और एंड पे क्या होता है? मिनिमम। प्रेशर डेंसिटी चेंज होगा, और जब प्रेशर डेंसिटी चेंज होगा तो साउंड जनरेट होगा। अरे प्रेशर डेंसिटी चेंज को साउंड कहते हैं। आपको पता है हमारा ये डम प्रेशर सेंसर है, ये प्रेशर के फॉर्म में साउंड को सेंस करता है। हम जब बोलते हैं तो आपके ये ड्रम पे जो एयर पार्टिकल है वो इस ड्रम पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर से साउंड फील करते हैं। अगर वो ज्यादा प्रेशर लगाता तो साउंड ज्यादा मिलता है, अगर कम प्रेशर लगाता तो साउंड कम मिलता है। कभी कभी आपने देखा होगा दिवाली वगैरह में पटाखे चलते हैं तो ये ड्रम फट जाता है, नहीं होता, क्रैक हो जाता है, इसमें प्रेशर एग्जॉस्ट ज्यादा लग गया, अगर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता तो एक क्रैक मार देता। नहीं मतलब कान का पर्दा फट गया, कान का पर्दा फट गया, इसका मतलब प्रेशर उससे बहुत ज्यादा लग गया। तो ध्यान रखिए हम लोग। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ये दम प्रेशर सेंस होता है, प्रेशर के फॉर्म में साउंड को सेंस करता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं प्रेशर डेंसिटी चेंज यहां पर होगा। अरे प्रेशर डेंसिटी चेंज का मतलब साउंड जनरेट होकर हम उस साउंड को सुनेंगे। सेम मैकेनिज्म यहां पर भी होता है, एक वेव हम फूंक मारेंगे तो वेव अंदर जाएगी, इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव, उधर से वेव लौट के आएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव। आपको बताया था इधर से वेव लौट के आएगी, अब बताया था ना कल, लौट के उधर से आएगी, दोनों वेव मिलेगी, सुपरपोजिशन होगा, क्या बनेगी? स्टेशन बनेगा, साउंड बनेगा और हम सुनेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि यहां हम हमेशा साउंड नहीं सुनेंगे, एक स्पेशल कंडीशन पर हमें साउंड सुनने को मिलेगा, और वो स्पेशल कंडीशन जो होगी हम उसको बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। नहीं सुना आपने रेजोनेंस कंडीशन? क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन? बोला फोर्स ऑसिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन,
फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन की जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। और जब रेजोनेंस सेटअप होता है तो ड्राइवर से ड्रीवन को मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है और उसकी वजह से ड्रीवन बॉडी के जो ऑसिलेशन उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए प्रोड्यूस साउंड की इंडस्ट्री मैक्सिमम हो जाती है और हमें तेज साउंड सुनने को मिलता है। अरे यहां हम हमेशा साउंड नहीं सुनेंगे, एक स्पेशल कंडीशन में साउंड सुनने को मिलेगा और उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। फोर्स ऑसिलेशन की स्पेशल कंडीशन की जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, अरे इक्वल ना, इक्वल तो हमेशा होगी, पर कब हो, नेचुरल के इक्वल हो जाते तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। तो इसका मतलब हम जब फूंक मारते तो यहां हम ड्राइवर कहलाते। कौन है हम लोग? ड्राइवर। हमारी वजह से ऑसिलेट करता है, हम ड्राइवर होते थे, बॉडी ड्रीवन कहलाते। बोलो, ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन के हमेशा बराबर होता है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो उसको बोलते हैं ड्रीवन। कौन है यहां? ऑर्गन पाइप्स। कौन है ड्रीवन बॉडी? जितने भी म्यूजिकल साउंड सोर्स होते हैं ये सब ड्रीवन बॉडी का रोल करते हैं। अब एक बात और समझा दूं मैं आपको, हम फूंक मारते हैं इसकी वजह से ऑसिलेट करता है, हम ड्राइवर है, लेकिन हम भी फूंक कहां तक मारेंगे? अरे फूंक मारेंगे तो पढ़ाएंगे कब? तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम यहां पर ड्राइवर ये ले लेते हैं। वर्ड्स पे ध्यान देना, ये सब ट्यूनिंग फोर्क जो होते हैं ना, ये बेसिकली ड्राइवर का रोल करता है क्वेश्चन में। ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करा के हम उस पाइप के ओपन एंड पे लेकर आते हैं। तो ये बताओ, यहां ऑसिलेशन करेगा, वेव बनाएगा, पाइप के अंदर जाएगी, तो बेसिकली ये कौन हो गया? ड्राइवर। जो काम में फोर्क मार के कर रहा था वो ये क्या कर रहा है? ऑसिलेशन करके कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में जब बात करेंगे ड्राइवर की, तो ड्राइवर कौन मिलेगा आपको? तो ये यहां पर ड्राइवर है, उसकी वजह से ये ऑसिलेशन करता है। तो ये ड्राइवर, तो ये क्या हो गया बेटा? ड्रीवन होगा। अब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन के हमेशा बराबर होता है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस नहीं होगा। कब होगा? अब सुनो, ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो रेजोनेंस होगा और हमें साउंड सुनने को मिलेगा। अब ड्रीवन कौन है? ऑर्गन पाइप्स। उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। अरे हम रेजोनेंस देखना चाहते हैं तभी तो हमें साउंड सुनने को मिलेगा। तो रेजोनेंस कब होगा? जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बराबर होगी। तो इस ड्रीवन बॉडी की हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़नी पड़ेगी। और हम बात कर चुके हैं कि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक तरीके नहीं होती, बहुत सारी होती है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत सारी। अरे छोटी की लिमिट तक होती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी की कोई लिमिट नहीं, बहुत सारी हो सकती है। तो बोलिए फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे करेंगे हम? तो देखो, सुनना ये कॉन्सेप्चुअल बात है, मिलेगी नहीं कि आपको ध्यान से सुन लेना आप। ये पाइप का नेचर बताओ, पाइप कैसा है? सीओपी। कैसा पाइप है ये? बताओ, सीओपी का ये पाइप का एंड कौन सा है? क्लोज्ड एंड। कैसा बिहेव करता है? पढ़ा था ना अपन ने कल, ये कैसा बिहेव करता है? फ्री एंड। बताया था ये भी मैंने। और जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंस होता था क्या बनता है? आज बताया था, रेजिडेंस रिफ्लेक्शन। और यहां क्या बनता है? बताओ, यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? ये इस पाइप की नेचुरल सिचुएशन है कि ये पाइप क्लोज्ड एंड है, क्लोज पाइप है, तो इस पे नीचे क्या बनेगा? नॉड। ऊपर क्या बनेगा? एंटी। मतलब जब जब भी इस पाइप में ऊपर एंटी नॉड बनेगा और नीचे नॉड बनेगा तो इसमें रेजोनेंस सेटअप होगा और हमें साउंड सुनने को मिलेगा। ये इसकी नेचुरल सिचुएशन है, ये इस पाइप का स्टेटस है, ये इस पाइप की नेचर के ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। तो यहां क्या बनाएगा और यहां क्या बनाएगा? जब जब इसमें ऐसा होगा इसमें रेजोनेंस सेटअप होगा। इस पाइप का नेचर कैसा हो? दोनों ऊपर से खुला, तो दोनों तरफ क्या बनेगा? तो जब जब इस पाइप में एंटी नॉड ऊपर नीचे बनेगा तो इसमें क्या सेटअप होगा? रेजोनेंस। ये इसकी नेचुरल सिचुएशन। अब फ्रीक्वेंसी नेचुरल सिचुएशन तो ये होगी, लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होती है, छोटी बड़ी बड़ी, ऐसे डिसाइड कैसे करेंगे? बोले फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो डिसाइड होती है नंबर ऑफ नॉड एंटी नॉड्स। जितने कम नॉड एंटी नॉड बनेंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, जितने ज्यादा नॉड एंटी नॉड बनेंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। दो बातें सिखा रहा हूं मैं आपको। ये पाइप कैसा है? सीओपी। बताओ इसकी नेचर कैसी? ऊपर से ओपन, नीचे से ऊपर हमेशा क्या बनाएगा? नीचे क्या बनाएगा? जब जब भी इसमें ऊपर एंटी नॉट नीचे नॉट बनेगा, इसमें क्या सेटअप होगा? बोलो ना यार। और अगर इनकी नंबरिंग मिनिमम होगी नॉट एंड नॉट की तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबरिंग बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा सपोज मेरे पास एक सीओपी, सुनना एक छोटा सा केस लेकर समझाता हूं। ये सीओपी मेरे पास, इसकी लेंथ यहां पर है। मैं चाहता हूं कि ये पाइप फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करे, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करे। तो बताओ ऊपर क्या बनना चाहिए? एंटी नॉट। नीचे क्या बनना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो रेजोनेंस होगा, है ना? अब इनकी नंबरिंग में मिनिमम होनी चाहिए। बताओ अभी कितने कितने बन रहे हैं? एक एक। इससे कम हो सकता है,
अरे हो सकता है कि आधा नोट आधा एंटी नोट, बोले नंबरिंग अगर मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, नंबरिंग बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ऊपर क्या बनना चाहिए, नीचे क्या बनना चाहिए, जब जब भी ऐसा होगा सेटअप होगा रेजोनेंस, और इनकी नंबरिंग मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। बताओ सबसे छोटा केस ये होगा कि इसमें एक ऊपर एक क्या बने और एक क्या बने नॉट, इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं। इस केस का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो भी ये फ्रीक्वेंसी बनाएगा इसका सबसे छोटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा। बोलो यार, तो ऊपर क्या बनेगा ऑलवेज, नीचे क्या बनेगा नॉट। अब आप बताओ, ये है ना, हम इसके अंदर बोल रहे कि क्या बन रही है, इसके अंदर स्टेशनरी बन रही, जब भी उसको दिखाते किससे दिखाते, लूप से। बताओ ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है। आपको पता है इसके अंदर एक एटोड एक नोड बन रहा है, तो इसके अंदर ऐसा पैटर्न दिखाया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। आपको पता है यहाँ पर तो एक एंट्रोड बन रहा है, एक नोड बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें आधा लूप बनना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये एंटीनोड यहाँ पर है तो ये वाइडर पार्ट होगा, और ये नेरो, मतलब इसके अंदर अगर देखो तो मैं स्टेशन को दिखाऊं तो यहाँ आधा लूप का फॉर्मेशन होगा, इससे छोटा केस इसमें पॉसिबल नहीं है। अब इसमें दोनों बातें हो रही, पाइप की नेचर भी सेटिस्फाई हो रही है और नंबरिंग में मिनिमम है, इसका मतलब इसकी ये सबसे छोटी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इससे छोटी फ्रीक्वेंसी कभी जनरेट नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं इसका सबसे पहला फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है इसका पहला फ्रीक्वेंसी अपने आप जनरेट नहीं हुआ, हमें ड्राइवर भी लेना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी का ड्राइवर N1 पहला फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा है। अब बताओ ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपन लोग, एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस, पहला केस सही लिखा कि बताओ लैम्डा बाय 4 इसको टू क्या होगा L, तो लैम्डा 1 का वैल्यू 4L, तो बताओ पहला फ्रीक्वेंसी N1 का वैल्यू V अपॉन लैम्डा 1 क्या आएगा, V अपॉन 4। इस पाइप का सबसे छोटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो V अपॉन 4, इससे छोटा फ्रीक्वेंसी लाइफ में कभी जनरेट नहीं कर सकता, और यही इसका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। बताओ ये V कौन है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, इन उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ हम लोगों ने, गामा RT अपॉन MW अपॉन 4L, ये इस पाइप का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है। बताओ उसको क्या बोलना पड़ेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी यही बनना है, कैसे छोटा कभी बना सकता। तो ये मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब यहाँ पर दो बातें मैं सिखा रहा हूँ, पहला तो केस यहाँ पर कब सेटअप, कब साउंड सुनने को मिलेगा, जब इसमें क्या सेटअप होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस कब होता है, जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रिबन की नेचुरल के बराबर होता है तो रेजोनेंस होता है। ये सुनो, ड्रिबन कौन होगा, ऑर्गन पाइप्स। बताओ इसमें कब रेजोनेंस होगा, जो ऊपर क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, इसमें कब होगा, दोनों तरफ क्या बने एंटी। अच्छा ये तो हो गया रेजोनेंस कंडीशन। अब वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ नोड एंट्रोड्स पे। जितने कम नोड एंट्रोड बनेंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, और जितने ज्यादा नोड एंट्रोड बनेंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे छोटा केस इस सीओपी का ये है, इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका सबसे छोटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा जिस पर रेजोनेंस भी सेटअप हो रहा है और हमें आवाज भी सुनने को मिल रही है, और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी का आवाज सुनने को मिल रहा है। तो ये इसका कौन सा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे, नोट कर ले आओ। यही से कैसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग को, कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें, ऐसे मैकेनिज्म होता है इसका, ऐसे साउंड बनता है यहाँ। आप 5 मिनट लेट हो गए, अच्छा मैं 5 मिनट खुद लेट आया था वैसे, कोई बात नहीं चलता है यार। नहीं नहीं और नहीं पढ़ा, थक गया मैं। चले और क्या, सर टेस्ट में पूरा वेव आएगा, नहीं पूरा नहीं आएगा, जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा। बता रही हूँ।
विवेक पूछ रहा है, विवेक भैया जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा यार टेस्ट में आपके, स्प्रिंग मास सिस्टम से आएगा भैया ना। ओके थैंक यू।